बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं सामी। इससे पहले आप इस कहानी की 289 एक साथ सुन चुके हैं और अब 290 की मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर तुम्हारा अपना ईमान इतना ही पुख्ता है तो तुम मेरी जगह क्यों नहीं ले लेते, डेविड ने तंजिया लहजे में कहा। इस मौजू पर हम फुर्सत से बात करेंगे डेविड। मैंने उससे अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, मेरा अपना प्लान भी यही था और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि डेविड ने खुद ही ये तजवीज़ पेश कर दी थी। हम टेरेस महल पहुंच चुके थे और कारों से उतर गए थे। जनरल टेरेस सवालिया नजरों से डेविड की तरफ देख रहा था। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनरल, इनका नाम डेविड रेयान है और इनसे इत्तफाकन ही मुलाकात हो गई। जनरल ने बड़ी गर्मजोशी से डेविड से हाथ मिलाया और फिर हम अंदर आ गए। डेविड रेयान का नाम जनरल टेरेस और कैथी बरोन के लिए अजनबी नहीं था, बल्कि कैथी की तो डेविड से एक मुलाकात हो भी चुकी थी, लेकिन चूंकि मैंने उसे एक दोस्त की हैसियत से मुतारुफ कराया था, इसलिए दोनों ही ने अपने अंदाज से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैंने एक मुलाजिम को तलब करके उससे कहा कि डेविड को मेरे कमरे में पहुंचा दे। तुम जरा मेरे कमरे में आराम करो डेविड, मैंने कहा। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर तुमसे तफसीली बातचीत होगी। डेविड के जाने के बाद मैं जनरल से मुखातिब हुआ। हाँ अब बताओ जनरल, मैंने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। फिजाई जंग किस मरहले में है और बहरी जहाजों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? फिजाई जंग में हमें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर उठाना पड़ा, लेकिन शी गुराए के पायलट आखिरकार समझ ही गए कि वो बहरी जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इसलिए उन्होंने वापस चले जाने ही में आफियत जानी और अब हमें कोई खतरा नहीं है। खुदा का शुक्र है। मैंने इत्मीनान की तवील सांस ली, फिर कैथी बरोन की तरफ देखा। तुम तो खासी हशाश बिशाश नजर आ रही हो, जबकि मेरे ख्याल में तो तुम्हें बिस्तर पर होना चाहिए था। कैथी हंसने लगी। तुम्हारी हैरत बजाय अली, उसने कहा, लेकिन अगर तुम्हारी मालूमात में सिर्फ इतना सा इजाफा कर दिया जाए कि तहजीब ने मुझे बेहोश नहीं किया था, तो तुम्हारी हैरत खुद ब खुद रफा हो जाएगी। तहजीब ने बेहोश नहीं किया था? मैंने हैरान होकर कहा। दरअसल मैं ये रजाकाराना तौर पर खुद ही बेहोश हो गई थी। बुढ़ ने दखल अंदाजी की और मैंने उसे घूर कर देखा। इसे यूं ना देखो अली, कैथी ने कहा। बुढ़ बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। पहले तो तुम बिल्कुल सेहतमंद हुआ करती थी, ये तुम पर बेहोशी के दौरे कब से पड़ने लगे? मैंने कहा। दौरे नहीं पड़ते अली, बस उस वक्त एक दौरा पड़ गया था जो तुम्हारे लिए सूदमंद साबित हो गया। हाँ ऐसा हो सकता है, काम की ज्यादती और आसाबी दबाव बाद औकात वक्ती बेहोशी का सबब हो सकता है, लेकिन तहजीब ने मुझसे गलत बयानी क्यों की थी? तुम अब भी गलत समझ रहे हो, कैथी बरोन ने कहा। मैं बेहोश हुई ही नहीं थी। मैंने पहले हैरत से कैथी को, फिर जनरल को देखा, उसके बाद तहजीब को देखा। मेरी हैरत पर वो सब भी हंसने लगे। ये ज्यादती है कैथी, जनरल ने कहा। अली को पूरी तफसील से हालात बताओ, खुआ मुखा उसे तजस्सुस में क्यों मुब्तला कर रही हो? बात दरअसल ये है कि मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन आ गया था। पहले भी मैं तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने के हक में नहीं थी, लेकिन जनरल ने मुझे कायल कर लिया था। यानी तुम मेरे साथ साथ अपने शोहर को भी मौत के मुंह में पहुंचाने पर रजामंद हो गई थी। मैंने हैरत से कहा। नहीं, कैथी मुस्कुराई। हमारा मंसूबा तुम्हें मारने का नहीं था, हमारे लिए तुम दुनिया में सबसे ज्यादा अहम शख्सियत हो। तुम्हारी और नकीता की गुफ्तगू ने हमें दहला दिया था, लेकिन हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। कोई एक वजह भी ऐसी नजर नहीं आई जिसके सबब तुम यहूदियों से मिल सको। आखिर जनरल ने तुम्हारी हकीकत से वाकिफ होने के लिए यह मंसूबा बनाया और ख्याल रहे कि यह मंसूबा तुम्हें हलाक करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि हम तुम्हें ज़हनी शिकस्त से दो चार करना चाह रहे थे। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाना मकसूद था जहां आदमी को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगती है और फिर वो कोई झूठ नहीं बोलता, जो कुछ भी कहता है सच ही कहता है। लेकिन मेरा चीफ कोई आम आदमी नहीं है, बुढ़ ने फखरिया लहजे में कहा। ये मौत की आंखों में आंखें डाल कर भी झूठ बोल सकता है। दरमियान में मत बोला करो यार, मैंने बिगड़ कर कहा। पहले कैथी को बात मुकम्मल कर लेने दो, फिर अपनी बकवास करते रहना। बुढ़ के लिए तो एक तारा ही खरीद लो ताकि वो अपनी जबान बंद रखे। बुढ़ बुढ़ाया। बुढ़ ने बिल्कुल ठीक कहा है अली, कैथी मुस्कुरा कर बोली। हमने इस इम्कान का जायजा भी लिया था कि तुम अगर झूठ बोलने ही पर उतर आओ तो मौत के मुंह पर भी अपने झूठ पर जमे रह सकते हो, लेकिन हमने ये खतरा मोल देने का फैसला कर लिया था। हम ये गवारा नहीं कर सकते थे कि हम तुम्हारे मरने में किसी तरह भी मुलव्वस हों। इतने तवील बयान के बावजूद तुम्हारी बेहोशी का मुअम्मा अभी तक हल तलब है, मैंने कहा। मैं उसी तरफ आ रही थी, कैथी ने कहा। दरअसल हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम जुजियात पर बहस करते। हमने मोटी मोटी बातें तय कर ली और उसमें ये बात भी शामिल थे कि अगर तुम अपनी इस बयान पर कायम रहे कि तुम भी इसराइल के खिलाफ हो तो हम तुम्हें रिहा करके तुमसे माफी मांग लेंगे। उसके लिए शर्त ये थी कि तुम्हारी रिहाई के लिए मैं और जनरल दोनों मुत्तफिक हों।
जब जनरल तुम्हें लेकर तय खाने में बंद हो गया था तो मुझे जल्दी तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया था। अगर तुम इसराइल के हामी होते तो सबसे पहले जनरल को ठिकाने लगाने की सोचते, लेकिन उसके बरक्स तुमने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। तुम्हारी फराहम करदा मालूमात से फायदा उठाते हुए हमने रातों रात यहूदियों को नाकाबिले तलाफी माली और जानी नुकसानात से दो चार किया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा यकीन पुख्ता होता चला गया और फिर तहजीब आ गई। तुम्हारी कैद की खबर सुनकर तुम्हारे दोनों साथियों को बहुत सदमा हुआ। ये भी तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद थे, लेकिन जब मैंने उन्हें पूरी तफसील सुनाई तो तहजीब उछल पड़ी और उसने कहा कि अली, अगर इसराइल के लिए काम कर रहा होता तो तुम्हारे कैद खाने की दीवारें गिरा कर निकल गया होता। मैंने तहजीब से पूछा कि अगर मैं कहती ना होती और मेरी जगह कोई और मुतय्यन होता तो इस वक्त तुम्हारा रद्द अमल क्या होता। तहजीब ने जवाब में कहा कि वो जान पर खेल को अली को रिहा करा लेती। मैं खुद भी तुम्हें रिहा कर देने के हक में थी, लिहाजा मैंने तहजीब को अपने रदाकराना ताउन की पेशकश कर दी। उसका तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। मैंने जनरल की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। तुम मुस्कुरा रहे हो जनरल? हालांकि अपने मंसूबे की नाकामी पर तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए था। जनरल तो इन मामलात में बहुत हसास हैं। बाज जनरलों ने तो खुदकशी तक की है, लेकिन मैं तो खुदकशी से भी बड़ी सजा झील रहा हूँ। जनरल ने कहका लगाया, मैं शादी कर चुका हूँ। कोई बात नहीं जनरल, मैंने सारी लाकर कहा। पहलू तय करने के मामले में तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन तुम सिविल लाइन तक कैसे पहुंच गए? दरअसल बूढ़ ने फोन किया था कि रेडियो कार में कोई गड़बड़ की गई है, उसमें अली का बैठना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने दूसरी कार भिजवा दी। लेकिन फिर दूसरा फोन आया कि रेडियो कार धमाके से तबाह हो गई है, ड्राइवर मारा गया, लेकिन तुम लोग महफूज हो। ताहम वहां से तुम्हारा निकलना आसान नजर नहीं आता। मैंने उसी वक्त बूढ़ से कह दिया था कि मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है, मैं समझ गया था कि उस किस्म की कोई बात होगी, तब भी तुमने पुलिस वालों को हमारी तलाशी पर उकसाया था। मैंने बूढ़ से कहा, हाँ मैं उनसे दरख्वास्त तो नहीं कर सकता था कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, प्लीज मेरी खातिर इन्हें थोड़ी देर बाद गिरफ्तार कर लीजिएगा। तहजीब हंसने लगी और मैं जनरल टेरेस से मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है धमाका खेज मादा कार की इग्निशन से मुंसलिक कर दिया गया था। जैसे ही कार स्टार्ट करने की कोशिश की गई, बम ब्लास्ट हो गया। हाँ बज़ाहिर तो यही दायरा होता है, असल बात तो माहिरीन की रिपोर्ट के बाद ही हमारे सामने आ सकेगी। लेकिन इस रात पर तो कोई माहिर भी पर्दा नहीं उठा सकेगा कि बम रखने वाले कौन थे। तहजीब ने कहा, उस काम के लिए हमारे पास एक जिन मौजूद है। मैंने मुस्कुराकर बूढ़ की तरफ देखा। वो जिन उन लोगों के हुलिये भी बता सकता है और उसने ग्रे कलर की उस कार का नंबर भी नोट कर लिया होगा जिससे ताल्लुक रखने वाले अफराद ने ये हरकत की थी। जितनी जाड़ बूढ़ को पड़ती है इतनी तो कोई मस्करा जिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बूढ़ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैंने एक जोरदार कहका लगाया, गोया इस मामले में तुमने जिन्नात को भी मात कर दिया है। हाँ, और मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि अब जिन्नात की जान छोड़ ही देनी चाहिए, वरना वो बेचारे मेरी मुस्तकिल मिजाजी से आजिज आ जाएंगे। और फिर ये तो कानून कुदरत है कि कभी दिन बड़े और कभी रातें। चुनांचे अब जिन्नात का नंबर है। मैंने तय कर लिया है कि अब कभी झाड़ बर्दाश्त करके जिन्नात को मजीद एहसास कमतरी में मुबतला नहीं करूंगा। तुम्हें दूसरों के जज्बात और एहसास का ख्याल रखना चाहिए अली, कैथी ने शरारत से कहा। मैंने तो हमेशा ख्याल रखा है कि कहीं जिन्नात के जज्बात को ठेस ना पहुंच जाए, इसलिए मैंने बूढ़ से वो रवैया नहीं रखा जो ताबे जिन्नों से रखा जाता है। अब बूढ़ ने उनकी बराबरी करने का फैसला कर लिया है तो क्या बूढ़ के उस रवैये से उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचेगी? बात तो तुम दुरुस्त ही कह रहे हो, कैथी बरोन ने ताइदी अंदाज में सर हिलाकर कहा और बूढ़ चिराग पा हो गया। मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए या जिन्नात की, जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उसने बना कर कहा। ये बात भी दुरुस्त है, कैथी ने कहा। वो पूरी तरह महफूज होने के मूड में थी। जनरल भी बड़ी दिलचस्पी से ला यानी बातें सुन रहा था और तहजीब तो इस किस्म की नोक झोंक की आदी हो चुकी थी। ठीक है, कर लो सब, लेकिन याद रखो आखिरी फतेह बूढ़ की होगी। बूढ़ ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा, और ये भी सुन लो कि इतना फरमान बरदार तुम्हें बूढ़ के अलावा और कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं तो वादत का कायल हूँ बूढ़, ना दूसरा ढूंढूंगा और ना मिलेगा। लेकिन असल बात तो रही जाती है, ग्रे कलर की कार का नंबर तो बताओ। मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। दफतन जनरल ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा और मैं हैरान रह गया। जो बात सिर्फ बूढ़ को मालूम होनी चाहिए थी वो जनरल के इल्म में कैसी आई? तुमने फोन पर ही जनरल को कार के नंबरों से मुतला कर दिया था। मैंने बूढ़ को घूरते हुए आहिस्ते से कहा। क्या गलती होगी चीफ? बूढ़ ने बुखला कर कहा। मैंने सोचा था कि हमें जल्द से जल्द मालूमात भी हासिल हो जाएंगी और हम तेजी से कार्रवाई भी कर सकेंगे। तुमने बहुत अच्छा किया बूढ़, मैंने मुस्कुरा कर कहा। अब तक यकीनन कार के मालिकान का सुराग लगाया जा चुका होगा। मुझे तुम पर फख्र है बूढ़, अब हम वाकई तेज रफ्तारी से कार्रवाई कर सकेंगे।
उनके बारे में मुकम्मल छानबीन की जा चुकी है। जनरल टेरेस ने इंटरकॉम बंद करते हुए कहा, वो आज ही सुबह कोटेगल में दाखिल हुए हैं और शीगोराय से यहाँ पहुंचे हैं। उनके पास किराए की कार है, क्याम डेविस होटल में है और उनके पासपोर्ट उन्हें स्याह जाहिर करते हैं। तुम्हारे आदमी उन्होंने छेड़ा तो नहीं? मैंने कहा। नहीं, जनरल ने कहा, तमाम मालूमात हमने अपने जराए से हासिल की हैं। बहुत उम्दा जनरल, उनकी निगरानी रहनी चाहिए, उनके खिलाफ मैं खुद कार्रवाई करूंगा। क्या करने का इरादा है? जनरल ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। अभी मामलात मेरे ज़हन में पूरी तरह साफ नहीं जनरल। रैंडल अवर को भरपूर नुकसान पहुंचाने में हम कामयाब हो गए, मगर हम उसे एहसास शिकस्त से हमकनार नहीं कर सके। कोई शख्स बहुत ज्यादा ढीठ हो तो उसे एहसास शिकस्त से हमकनार नहीं किया जा सकता, जनरल ने कहा। मैं मुस्कुराया। उसके खिलाफ काम करने के लिए मुझे वक्त ही कब मिला है जनरल? मैंने कहा। लेकिन हमने वही काम तो किया है जो तुम करते, बल्कि बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत कम वक्त में किया है। एक रात में अरबों डॉलर और सैकड़ों अफराद का नुकसान पहुंचा कर भी तुम मुतमईन नहीं हो? ये बात नहीं जनरल, ये नुकसान उसे एक मुल्क ने पहुंचाया है। उसमें इतनी ताकत बहरहाल नहीं कि वो किसी मुल्क का मुकाबला कर सके। मेरे बारे में उसका ख्याल ये है कि जब मुझे चाहे किसी चिंटी की तरह मसल सकता है। मुझे उसका ये ख्याल बातिल करता है और उसके लिए मेरे ज़हन में चंद तरीके हैं जिन्हें तरतीब देने के बाद मैं देखूंगा कि रैंडल हावर्ड कितने पानी में है। इस ज़िम्न में सबसे पहले, उसके बाद ही आइंदा के लिए कोई अमल मुरतब हो सकेगा। डेविड से बात करते वक्त मुझे मुकम्मल तन्हाई दरकार होगी। क्या तुमने वहां से अपने आदमी हटवा लिए जनरल? अब तुम्हारे कमरे में कुछ भी नहीं, जनरल ने झेप कर कहा। डेविस होटल में मुकीम दोनों अफराद से मैं किसी सरकारी एजेंसी के एहलकार के रूप में मिलना चाहता हूँ। ऐसा सरकारी एहलकार जो अपना वजूद भी रखता हो मगर अपने ओहदे पर मौजूद भी न हो। ये क्या बात हुई? जनरल ने हैरत से पलकें झिपकाई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। गुज़िश्ता रात ना सोने की वजह से वो मेरी बात भी समझ नहीं पाया था। मेरी बात का मतलब तुम्हें बूढ़ या तहजीब में से कोई भी समझा देगा, मैंने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डेविड रियान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ मिला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट जरूर उभरी थी जिसमें गर्मजोशी नाम को भी नहीं थी। किन ख्यालों में खोए हुए थे डेविड? मैंने गुफ्तगू के लिए कहा। मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए भेजा गया था उसे पूरा कर सकूं, डेविड ने कहा। मैं यही सोच कर परेशान हो रहा था। तुम्हें शायद इसलिए यहाँ भेजा गया था कि मेरे बारे में तफ्तीश करके रैंडल को रिपोर्ट पेश करो। हाँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें अपनी मर्जी से जुम्बश भी नहीं कर सकता। तफ्तीश क्या खाक करूंगा? मुझे हैरत है डेविड, क्या वाकई दुनिया में तुम जैसे मासूम लोग भी होते हैं? डेविड संभल कर बैठ गया। इसमें हैरत की क्या बात है? मैंने कौन सी गलत बात कही है? रैंडल के सामने इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी मौत। उसने एक ही तीर से दो शिकार करने की कोशिश की थी। हम अगर उस गाड़ी में बैठ जाते तो क्या नतीजा होता? कार बम के जरिए उसने मेरी हलाकत का सामान किया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मेरे साथ तुम्हारा सफाया भी हो जाए तो उसकी दर्द जरी कम हो जाएगी। मैंने तो यूं भी सोचा था, डेविड ने कहा, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि यह हरकत तुम्हारे किसी और दुश्मन। बिल्कुल मुमकिन है, मैंने उसकी बात काट कर कहा। लेकिन अगर यह बात साबित होगी कि इसका जिम्मेदार रैंडल ही था तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, डेविड ने तेजी से कहा। इस तरह कम अज कम मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, कैदी तो रहूंगा। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। यहाँ तुम्हारी हैसियत कैदी की नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, मगर अपनी जिम्मेदारी पर। डेविड सोच में पड़ गया। ये किस तरह साबित होगा कि तुम्हें हलाक करने की कोशिश का असल जिम्मेदार कौन है? ग्रे कलर की कार और उन दोनों अफराद का सुराग मिल गया है जिन्होंने कार में बम फिट किया था। अगर तुम चाहो तो उनमें से पूछगछ करने के लिए तुम्हें भी साथ ले चलूं, ताकि हर बात तुम्हारे इल्म में बराए रास्त आ सके। मुझे मंजूर है, डेविड ने कहा। तो फिर तैयार रहो, मैं तुम्हें साथ लेकर ही चलूंगा। वापस जनरल टेरेस के पास पहुंचा तो वहाँ सब लोग कोई एल्बम देखने में मसरूफ थे। इस एल्बम में तुम्हारे मतलूबा अफराद की तस्वीरें हैं अली, जनरल ने मुझे देखते ही कहा। आओ तुम भी देखो। मैंने जनरल के हाथ से एल्बम ले ली। उस एल्बम में तमाम ऐसे लोगों की तस्वीरें और कवायफ थे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से या तो रिटायर्ड हो गए थे या किसी वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। एक तस्वीर पर मैं रुक गया। तस्वीर के नीचे उस शख्स के कवायफ और मौजूदा पता भी दर्ज था। उसका नाम बेंस डिले था और उसे रिश्वत सतानी और ब्लैकमेलिंग के इल्जामात में मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। उस शख्स के नाम का विजिटिंग कार्ड और महकमे का शिनाख्ती कार्ड मुझे फौरी तौर पर दरकार है ताकि मैं जल्द से जल्द हरकत में आ सकूं, मैंने जनरल से कहा और उसने इस बात में सार हिला दिया। तुम इस शख्स के मेकअप में उन लोगों से मिलोगे? तहजीब ने पूछा। हाँ तहजीब, मेरा प्रोग्राम यही है। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा अली? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम उन पर बराह रास्त हाथ डाल दो?
अफरादी कुव्वत की जरूरत महसूस करो तो अली ग्रुप नहीं, मैंने हाथ उठाकर कहा, मैं अली ग्रुप के किसी रुकन को खतरे में डालना पसंद नहीं करूंगा। इसके अलावा रैंडल को ये एहसास दिलाना भी तो मकसूद है कि वो कई तरफ से घिरा हुआ है। कोई 2 घंटे बाद मैं उन लोगों के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। डेविड मेकअप में मेरे साथ था। गुज़िश्ता 2 घंटे का वक्त बहुत मसरूफियत में गुजरा था। जनरल टेरेस अगर भरपूर तरीके से मदद ना कर रहा होता तो मैं इतनी जल्दी और इतनी मुकम्मल तैयारियों के साथ उन लोगों पर धावा नहीं बोल सकता था। दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी। दरवाजा खोलने वाला एक स्मार्ट और मुतनासिबुल कामत शख्स था। उसने सर से पैर तक हम दोनों को देखा। जी, उसने सवालिया अंदाज में कहा। मैंने कुछ कहे बगैर कैप्टन बेंस डिले का विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह, तो आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, उसने एक तवील सांस लेकर कहा। लेकिन जनाब, विजिटिंग कार्ड तो कोई भी छुपवा सकता है। इस बार मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा और जेब से ताजा बना हुआ आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उसके हवाले कर दिया। उसने कार्ड को बड़े गौर से देखा। मैं तो था ही बेंस के बैकअप में, इसलिए मुझे क्या फिक्र हो सकती थी। मेरा नाम विल्सन है। उसने कार्ड वापस करके मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, कमरे में आ जाइए, ये गालिबन आपके असिस्टेंट है। हाँ, मैंने कमरे में दाखिल होकर बैठते हुए मुख्तसर जवाब दिया। और ये मेरे दोस्त ग्राहम है। उसने अपने साथी का तारुफ कराया। हम दोनों आलमी सियाहत के इरादे से निकले हैं। देखिए, इरादा किस हद तक पूरा होता है। अब आलमी सियाहत करने के लिए तो बड़ी रकम दरकार होती है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मगर मैंने महसूस किया था कि विल्सन मेरे जुमले पर चौंका है। वो तो जाहिर है मिस्टर डिले, पूरी दुनिया की सैर करना मजाक तो नहीं होता। जब आप लोग किसी नए मुल्क जाते हैं तो किस किस्म की सरगर्मियों से अपने दौरे की इब्तिदा करते हैं? सरगर्मियों से आपकी क्या मुराद है मिस्टर बेंस? विल्सन ने मुझे घूरते हुए कहा। मेरा मतलब है, सबसे पहले तो आप अपने रहने के लिए कोई मुनासिब सा होटल तलाश करते होंगे। उसके बाद किराए की कोई कार हासिल करते होंगे ताकि बगैर किसी दखल अंदाजी के अपनी सरगर्मियां जारी रख सकें। मैं एहतजाज करता हूं मिस्टर बेंस, विल्सन ने कहा। सरगर्मियों का लफ्ज आपने खास कर इस्तेमाल किया है। मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर विल्सन, मेरा मतलब सियासी सरगर्मियों से था। दूसरी बात यह कि आप अपनी यहाँ आमद का मकसद बयान फरमाइए, विल्सन ने कहा। ग्राम अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे नजरों ही नजरों में हमें तोल रहा हो। आप शिनाख्ती कार्ड तो देख ही चुके हैं। मेरा सेक्शन गैर मुल्कियों के मामला देखना है। हम अपनी यहाँ आमद का इंदराज करा चुके हैं। इसके बाद अगर आपके महकमे का कोई कारिंदा हम तक रसाई हासिल करता है तो इसका मतलब है कि हमारे कागजात में कोई मसला है। ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर विल्सन, मैंने कहा। दरअसल बाज़ औक़ात मैं जज्बा खैर सगाली के तहत भी गैर मुल्कियों से मुलाकात कर लेता हूँ। जरूरी तो नहीं कि जब सरकारी काम हो तभी हम एक दूसरे से मिले। विल्सन ने एक तवील सांस ली। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो समझा था। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे? चाय या कॉफी में से जो आप लोगों को ज्यादा पसंद हो हमारे लिए भी मंगा लें। तकल्लुफ ना करें मिस्टर बेंस डिले, विल्सन ने बड़ी बेतकल्फी से कहा। अगर हार्ड ड्रिंक की ख्वाहिश हो तो आपकी खिदमत करके। ड्यूटी के दौरान हम लोग हार्ड ड्रिंक से गुरेज करते हैं मिस्टर विल्सन, मैंने कहा। और विल्सन ने रूम सर्विस को कॉफी का ऑर्डर दे दिया। ग्राम की नजरें मेरे लिबास पर जमी हुई थी। बेदाग सफेद कमीज, कीमती टाई और नफास के साथ सिलाई हुई 3 पीस सूट। मैंने सुना है कि गोटेल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। दफातन ग्राम ने वो इसे मुखातिब होकर कहा। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मिस्टर ग्राम, यहाँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इस कदर कम है कि गुजारा तक करना मुश्किल होता है, मैंने कहा। उसने एक बार फिर मेरे लिबास को हैरत से देखा। मेरे तो जूते भी बेहद कीमती और नए थे। मैंने महसूस किया कि ग्राम कुछ कहते कहते रुक गया है। मैं यहाँ जज्बा खैर सगाली के साथ आया हूँ मिस्टर ग्राहम, लिहाजा आप जो कुछ भी कहना चाहें बेखौफ व खतर कहें, मैंने कहा। दरअसल मैं सोच रहा था कि जब तनख्वाहें इस कदर कम है तो गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। और फिर तुम ये लिबास किस तरह ले लेते हो? क्या तुम लोगों को कुछ इजाफी अलाउंस भी मिलते हैं? मिलते तो है मिस्टर ग्राम, लेकिन वो भी बहुत कलील होते हैं। बस यूं समझ लें कि हमारी इश्क शुई हो जाती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम भी क्या बातें ले बैठे ग्राहम। मिस्टर बेंस डिले हमारे मेहमान हैं। हमें ये जेब नहीं देता कि हम उनकी जातियात में इस हद तक मुदाखलत करें। मिस्टर ग्राम ने अब तक किसी भी हद से तजावुज नहीं किया, बल्कि गुफ्तगू तो मेरी पसंदीदा नहज पर चल रही है, मैंने विल्सन से कहा। मैं समझा नहीं मिस्टर बेंस, विल्सन ने मुझे उलझी हुई नजरों से देखा। हालांकि वो खूब समझ रहा था। उन दोनों को ही अंदाजा था कि उनके पास मेरी आमद किस मकसद के तहत हो सकती है। मैं खुद भी आपको यही बताने वाला था कि हम लोगों के दीगर जराए आमदनी क्या है। उर्फ आम में इसे बलाई आमदनी कहा जाता है। रिश्वत, विल्सन ने बुरा सा मुंह बढ़ाया। ये तो बहुत बड़ी माशरती बुराई है और बहुत सी बुराइयों को जन्म देती है। आप लोगों को इसके खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। रिश्वत तो और लोग देते होंगे जनाब, मैं तो एक एक पैसा हलाल करके लेता हूँ। आप रिश्वत की तारीफ कर सकते हैं।
अपनी पोजीशन से नाजायज फायदा उठाकर या इस काम की एवज किसी से रकम लेना जिसके करने की हमें तनख्वाह मिलती है रिश्वत है। आपकी इस तारीफ की रोशनी में तो मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं रिश्वत लेने के सख्त खिलाफ हूँ मिस्टर विल्सन। तो फिर आपका कोई खानदानी बसे मंदिर होगा, दौलत विरसे में मिली होगी, या फिर आप कोई ऐसा वक्ती काम करते होंगे। ग्राहम बोला, आपका आखिरी अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर ग्राहम। मैं वाकई कुछ वक्ती काम करता हूँ और उसके लिए मेरा एक अलहदा स्टाफ है, जाती स्टाफ, जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो दोनों मेरी बातों में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन साथ साथ ही उलझ भी रहे थे। मैंने उन्हें अभी तक अपनी आमद का मकसद बयान नहीं किया था। डेविड रियान बेहद मुस्तरिब था। गालिबन वो उन दोनों को पहचानता था। मैंने उसे पुरसुकून रहने का इशारा भी किया था, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। उसकी ये कैफियत ग्राहम और विल्सन से भी पोशीदा नहीं थी, मगर जाहिर है वो इसका सबब नहीं जान सकते थे। वेटर के आ जाने की वजह से गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुनक़ते हो गया था। वेटर काफी और बर्तन रखकर चला गया तो गुफ्तगू दोबारा शुरू हुई। तब तो आप खासे अमीर आदमी हुए मिस्टर डले। विल्सन ने काफी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जाती स्टाफ रखना मामूली बात नहीं होती। आप क्या कारोबार करते हैं मिस्टर डले? मेरा स्टाफ मेरे लिए मालूमात हासिल करता है मिस्टर विल्सन, और मैं वो मालूमात फरोख्त कर देता हूँ। ग्राम काफी का घूंट लेते लेते रुक गया और मुझे घूरने लगा। मैं बड़े साइंटिफिक तरीके से काम करता हूँ। आप मेरी आमदनी को रिश्वत हरगिज़ नहीं कह सकते। गालिबन तुम्हारा स्टाफ गैर मुल्कियों के मामलात में खुसूसियत से दिलचस्पी लेता होगा, विल्सन ने चुभते हुए लहजे में कहा, इसलिए कि तुम खुद भी इस सेक्शन में हो। हम सिर्फ गैर मुल्कियों को डील करते हैं जनाब, और वो भी सिर्फ उन मामलात में जिनका मेरे सरकारी फराइज से तसादिम नहीं होता। इसमें तो कोई हरज नहीं है ना जनाब। वो दोनों मुझे घूरने लगे क्योंकि वो खुद मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे और उनके दिलों में चोर था, लिहाजा उनका चौकन्ना हो जाना लाजमी था। गोटी लाने वाले तमाम गैर मुल्कियों से तुम इसी तरह मिलने जाते हो जिस तरह हमारे पास आए हो? विल्सन ने पूछा। अरे नहीं जनाब, इतनी फुर्सत किसके पास होती है। खैर सगाली का दौरा मैं सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब काम बनता नजर आ रहा हो। ये बड़ा वादे इशारा था। वो ये तो समझ गए कि मैं उनकी किसी हरकत से वाकिफ हो गया हूँ, लेकिन ये बात उनके वहमो गुमा में भी नहीं थी कि मैं उनके तमाम करतूतों से वाकिफ हूँ। तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम ब्लैक मेलर हो? ग्राम ने मुतरफराना लहजे में कहा। मेरे लिए जितने ज्यादा खराब अल्फाज इस्तेमाल करोगे उतना ही अपने हक में बुरा करोगे। मैं हरामखोर नहीं, सख्त मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर मुजरिमों से थोड़ा बहुत अक्ल मेहनत वसूल कर पाता हूँ। अगर हमें पहले इल्म होता कि तुम इतने रकीक और घटिया काम में मुलव्वस हो तो तुम्हें अपने कमरे में घुसने भी नहीं देते। विल्सन ने गुस्से से कहा। मेरा ख्याल तो ये है कि मैं फौरी तौर पर इसके महकमे को इसके करतूतों से आगाह कर देना चाहिए। ग्राम ने कहा। छोड़ो ग्राम, जो कोई ये करता है ये इसका जाती मामला है। हम गैर मुल्की हैं, वैसे भी हमें गोटेल के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। इन लोगों का तो पूरा निजाम ही बिगड़ा हुआ है। मैं उन लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये उनका पहला हरबा था। वो मुझे खौफजदा कर देना चाहते थे। ये शख्स हमें धमकियां दे रहा है विल्सन, और तुम्हें मालूम है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई धमकी बर्दाश्त नहीं की। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं तो एक सीधा सादा सा सौदा करना चाह रहा था। ये जरूरी तो नहीं कि तुम मुझसे लाजमन मालूमात खरीद लो। मुमकिन है दूसरी पार्टी मुझसे मालूमात खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दे। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शख्स यूं नहीं मानेगा। ग्राम गुस्से से बिफर गया। मैं भी इसके डिपार्टमेंट फोन करता हूँ। जनरल टेरेस भारी रकम के इवज वो मालूमात खरीदना पसंद करेगा जो तुम लोगों की नजरों में इतनी बेवकूफ हैं। उसने तमाम महकमों को हिला रखा है। वो हर कीमत पर कारी तबाही के जिम्मेदारों को तख्तेदार पर देखने का ख्वाहिशमंद है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विल्सन दाड़ा। कौन सी कार और कैसी तबाही? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। मैं बहुत कारआमद हूँ मिस्टर विल्सन। वो कोई वीराना नहीं था जहाँ तुमने कार में बम फिट करने की कार्रवाई की थी। अलबत्ता तुम्हारी खुशकिस्मती ये थी कि उस इलाके के रहने वाले अपने काम से काम रखते हैं, गैर मुतल्लका बातों में कभी नहीं उलझते। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा तो तुम गलती पर हो। बहुत से लोगों ने तुम्हें उस कार के पास देखा था। ये अलग बात है कि किसी ने दखल अंदाजी नहीं की, मगर उसका ये मतलब भी नहीं कि वो दोबारा देखने पर तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। इसके अलावा ये बात भी है कि दो अफराद के ज़हन में उस कार के नंबर रह गए थे जिसका कलर ग्रे था और जिससे उतरने वाले टेरेस महल की कार के साथ कुछ करते रहे थे। ग्रे कलर की कार उन दोनों अफराद की कहानी पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस बड़ी सरगर्मी से उनकी तलाश में है। तुम मेरा कमाल देखो कि मैंने उन दोनों अफराद के मुंह बंद कर दिए जिन्होंने कार के नंबर नोट कर लिए थे। अगर वो नंबर पुलिस तक पहुंच गए होते तो मुझसे बहुत पहले पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जा चुकी होती। मैं भी पहले तुमसे मिल लेता, लेकिन मैं पूरी तरह अपना इत्मीनान करने के बाद यहाँ आया हूँ कि अब यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकेगा।
पहली बार उन दोनों के चेहरों पर कुछ कमजोर आसार नजर आए और अब उनमें इतनी जिक्र नहीं रह गई थी कि मेरी सुनाई हुई कहानी को जुटला सकते। तुम बकवास कर रहे हो, ग्राम ने भर्राई हुई आवाज में कहा। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो कारों के नंबर तक नोट करता फिरे। होती है मिस्टर ग्राम, अगर ना हुआ करती तो इस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद होने की बजाय अपने ऑफिस में बैठा फाइलों में मगजमारी कर रहा होता। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। निगाहों इन निगाहों में किसी पैगाम का तबादला हुआ और फिर विल्सन मुझसे मुखातिब हुआ। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम लोगों का अब तक का रवैया खासा हौसला शिकन रहा है। हालांकि गौर करो तो मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। दोनों गुआओं ने भारी रकम के इवज जबान बंद करने का वादा किया है। मुझे उनको भी रकम अदा करनी है। पिछले माह कोई क्लाइंट भी नहीं मिला था, इसलिए स्टाफ की तनख्वाहें भी। और अब तुम्हारा हौसला शिकन रवैया, तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो अपनी मालूमात इंतकामन जाहिर कर दूंगा, और अगर ये मालूमात एक बार हुकूमत तक पहुंच गई तो तुम्हारी फांसी से कोई नहीं तुम्हें बचा सकेगा, हत्ता कि तुम्हारी हुकूमतें भी नहीं। ठीक है मिस्टर बेंस, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि मालूमात फरोख्त करने के लिए तुमने पहले हमसे राब्ता कायम किया। इसमें शुक्रगुजार होने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कारोबारी उसूल है। आमतौर पर मुजरिम ज्यादा कीमत अदा करते हैं। क्या तुम्हें एहसास है कि इस तरह तुम्हारी जिंदगी हर वक्त खतरे में रहती है? क्या तुम्हें एहसास है कि इस तरह तुम्हारी जिंदगी हर वक्त खतरे में रहती है? ग्राम ने कहा। मैं लोगों की जानें बचाता हूँ, उन्हें कानून के फंदों से दूर रखता हूँ, तो कोई मेरा दुश्मन भला क्यों होने लगा? ये तो है। ग्राम ने मुझे गौर से देखा। तो तुम्हारी डिमांड क्या है? खुद से कोई डिमांड करने को मैं अच्छा नहीं समझता। इन मालूमात के इवज तुम कोई मैंने मुनासिब पर जोर दिया। रकम दे दो, मैं कबूल कर लूंगा। हमें कैसे अंदाजा हो सकता है कि तुमने कितनी रकम खर्च की है? विल्सन बोला। मैं तुमसे अपनी खर्च की हुई रकम वापस मांगने नहीं आया। मेरा लहजा तल्ख हो गया। तुम्हारा जुर्म छुपाने के लिए मैंने जो मेहनत की है उसका मुआवजा तलब कर रहा हूँ। 5000 अमेरिकी डॉलर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विल्सन ने कहा। मैंने मुनासिब रकम का मुतालबा किया था, लेकिन तुमने एक इंतहाई नामुनासिब ऑफर किया है। तुम्हारा जुर्म इससे कहीं बड़ा है। मैंने उठते हुए कहा। ऐसा मालूम होता है तुम्हें सौदे से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। बैठो बैठो, विल्सन ने मुजरिबाना लहजे में कहा, जबकि ग्राम मुझे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। हम तुम्हें नाराज होकर नहीं जाने देंगे। मुझे तवक्को थी कि तुम लोग कम अज कम 50,000 डॉलर की ऑफर जरूर करोगे, मगर तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने दोबारा बैठते हुए कहा। ये शख्स जो तुम्हारे साथ है, ग्राम ने डेविड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है या तुम्हारे गिरोह से? वो गिरोह नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये शख्स मेरा दोस्त है। बहुत फरमाबरदार बच्चा मालूम होता है, ग्राम ने मुदहकाना लहजे में कहा। अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला। ग्राम के बदलते हुए तेवर मेरी नजरों में थे। तेवर तो उसके शुरू ही से अच्छे नहीं थे। अगर विल्सन ना होता तो वो बातचीत आगे बढ़ने ही ना पाती। बज़ाहिर तो वो दोनों ही खतरनाक नजर आते थे, लेकिन विल्सन का अंदाज मसलिहाना था। उसकी कोशिश शुरू से ही ये रही थी कि मसलिहाना रवैया इख्तियार किया जाए, जबकि ग्राम के अंदाज से लगता था कि वो एक पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये फरमाबरदार जरूर है, मगर बच्चा नहीं है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हें तमीज से गुफ्तगू करनी चाहिए। ग्राम के ऊंट तनफ्फर अमेज अंदाज में खिंच गए। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी लाश किस तरह ठिकाने लगाऊं। लाश? मैं उछल कर खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिस्टर ग्राम? मैंने तुम्हारी हमदर्दी में क्या कुछ किया और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो? सुकून से बैठ जाओ मिस्टर बेंस। ग्राम ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। होश में आओ ग्राहम, विल्सन ने सरजंश करने वाले अंदाज में कहा। बात को जितना बढ़ाओगे उतना ही उलझती जाएगी। तुम अहमक हो विल्सन। इन मालूमात के साथ इसकी जिंदगी हमारे लिए बरैना तलवार से कम नहीं, जो हर वक्त हमारे सरों पर लटकती रहेगी। ग्राम ने कहा। ये तो ताजर है, इसने वाकई बहुत मेहनत की है। गौर तो करो, एक तरह से ये हमारा मोहसिन है। इसने गवाहों का मुंह बंद ना कर दिया होता तो हम कहाँ होते। बेहतर यही है कि इससे बात कर ली जाए। मुझे तवक्को है ये कम पैसों में भी तैयार हो जाएगा। इस बात की जमानत तुम दोगे कि बाहर जाने के बाद ये हमारा राज अफशा नहीं करेगा? चंद सिक्कों की खातिर मैं अपनी साख का सौदा नहीं कर सकता, मैंने जल्दी से कहा। वैसे भी मेरी दिलचस्पी पैसे में है। तुम लोगों ने जो कुछ किया उससे मुझे कोई गरज नहीं। ये कोई जमानत तो नहीं है मिस्टर बेंस, ग्राम ने तमस्खराना अंदाज में कहा। या हम तुम्हारी जबान पर यकीन कर लें, मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, मैंने बड़े सुकून से कहा। तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ती है। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की नाल पर भी तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हो। ग्राम का अंदाज इस्तेहज़ाइया था। मेरा मुतालबा मानने में जितनी देर लगाओगे उतना ही तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा होता चले जाएगा। मैं अपनी मालूमात की कीमत बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन लाशें ना कीमत बढ़ा सकती हैं और ना घटा सकती हैं। वो दोनों सिर्फ खामोश रहा करती हैं।
ग्राम ने तहकीर अमेज अंदाज में कहा, सिर्फ लावारिस लाशें। मैंने उसी के अंदाज में कहा, जिन लाशों के वरासा मौजूद हों वो गले का फंदा बन जाया करती हैं। एक लम्हे के लिए तो मेरे जवाब ने ग्राम पर सख्ता तारी कर दिया। उसके अंदाजे के मुताबिक मुझे उसकी शख्सियत से ना सही उसके रिवाल्वर ही से किसी न किसी हद तक मरूब हो जाना चाहिए था। आमतौर पर उससे मिलने वाले तो उसकी शख्सियत देकर ही मरूब हो जाया करते होंगे, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी खौफजदा होने का तासर नहीं दिया था। मैं खौफजदा था ही नहीं, ग्राम अपने रिवाल्वर समेत मेरे लिए किसी खिलौने से ज्यादा वक़्त नहीं रखता था। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठोगे मिस्टर, ग्राम ने संभल कर कहा। यह खेल मेरे लिए नया नहीं है मिस्टर ग्राम, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मुझे मालूम है तुम लोग आसानी से रकम गिरा से नहीं निकालते। जाहिर है जो लोग सदारती महल से ताल्लुक रखने वाली कार को सरेआम बम से उड़ा देने की हिम्मत रखते हो, उनके लिए मुझ जैसे आदमी के खून से हाथ रंग लेना क्या बड़ी बात होगी। मुझे इस किस्म के खेल खेलते हुए बरसों हो चुके हैं मिस्टर ग्राहम। मैं पहले अपनी मजबूती करता हूँ, उसके बाद तुम जैसे लोगों का सामना करता हूँ। यकीन ना आए तो मेरे बगैर होटल से निकलने की कोशिश करके देख लो। यकीन करो तुम अपने दरवाजे से निकलने से कबल ही गिरफ्तार हो जाओगे। ग्राम बेयकीनी से मुझे देख रहा था और पलकें झपका रहा था। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि बात बढ़ाओगे तो उलझ जाएगी, विल्सन ने बिगड़ कर कहा। अब भी वक्त है, रिवाल्वर जेब में रख लो। नहीं, अब वक्त गुजर चुका है मिस्टर ग्राहम, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुमने पहले ही शराफत का सबूत दिया होता तो और बात होती।